बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज मैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ का लेक्चर नंबर 25 लेके हाज़िर हुआ। और बच्चों, लेक्चर नंबर 25 से आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने लगे हैं और बहुत ही अहम टॉपिक है और उसका नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस या मिसलेनियस सेंटेंसेस। तो अब आज से जो हेडिंग होगी वो होगी हाउ टू लर्न कंडीशनल सेंटेंसेस। अब बच्चों देखो, जब हमने लैंग्वेज सीरीज़ का इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ का स्टार्ट किया था तो फर्स्ट 24 लेक्चर्स में हमने दो चीज़ों पे फोकस किया है। सबसे पहली चीज़ जिस पे हमने फोकस किया था वो था द बेसिक्स, यानी मींस द बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनसे इंग्लिश बनती है, यानी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक डिटर्मिनर, आर्टिकल, इनका हमने डिटेल में यूजेज जो है वो पढ़ा था। उसके बाद फिर हमने टेंसेस पढ़े और 12 टेंसेस, और अगर 3 सिंपल के भी डाले जाएं तो 15 टेंसेस हमने पढ़े। और ये जो टेंसेस थे बच्चों, ये बेसिकली ये भी बेस थी, बुनियादी चीज़ें हमने पढ़ी कि इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। और आज से अब हम इनका, और जैसे मैं हर वीडियो में आपको कहता रहा कि कुछ चीज़ें ये बेसिक आप पढ़ रहे हैं, आगे चल के हम इनको एडवांस यूजेज में लाएंगे। तो आज से बच्चों हम एडवांस यूजेज पढ़ेंगे। तो जब हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस तो इसका मतलब है कि पहले ये देखना कि हैं क्या ये। तो बच्चों, कंडीशनल सेंटेंसेस को हम कंडीशनल सेंटेंसेस इसलिए कहते हैं कि ये ख़ास सूरतों में, ख़ास कंडीशन में यूज़ होता है, बोथ इन उर्दू एज वेल एज इंग्लिश। उर्दू में भी एक ख़ास इस्तेमाल है बोलने का, इंग्लिश में भी एक ख़ास इस्तेमाल है। कई दफ़ा बड़ी कॉमन सी चीज़ें होती हैं लेकिन उनकी यूजेज बड़ी डिफरेंट होती है। मैं मिसाल छोटी सी देता हूँ। बस मैं कहता हूँ मैं ख़त लिखता हूँ, देखो ना, मैं ख़त लिखता हूँ कितना, ये तो मैट्रिक 5वीं 6ठी जमात का फ़िक्र है। तो मैं कहूँगा आई राइट अ लेटर, ठीक। इसी को मैं थोड़ा सा, वही 4 लफ्ज़ मैं ख़त लिखता हूँ को मैं इस तरह बोल दूँ, मैं ख़त लिखवाता हूँ। अब उर्दू में ये बिल्कुल ठीक फ़िक्र है। तो हमारे बच्चे जो हैं ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं ख़त लिखता हूँ तो मैं ख़त लिखवाता हूँ। अब लिखवाता हूँ बिल्कुल ठीक है, यानी मीन्स मैं खुद नहीं लिखता, किसी से लिखवा लेता हूँ। तो जैसे हम इसकी कंडीशन को चेंज करते हैं, इसका अंदाज़ चेंज करते हैं, इसके अल्फाज चेंज करते हैं, तो कभी कभी ये लफ्ज़ी तर्जमा नहीं हो सकता। उसके लिए हमें ख़ास कंडीशन, ख़ास सेंस में फ़िक्रे को बोलना पड़ता है। उसी सेंस के बोले हुए फ़िक्रे को कहा जाता है कंडीशनल सेंटेंसेस। ये नाम मैंने रखा हुआ है कि कंडीशनल सेंटेंस, ये ख़ास कंडीशन में यूज़ होंगे, ख़ास सूरत में यूज़ होंगे। वो आप देखेंगे, ये अगले लेक्चर्स हमारे जो 3, 4, 5 होंगे वो इसी कंडीशनल सेंटेंसेस पे होंगे, ठीक। अब कंडीशनल सेंटेंसेस में हर कंडीशन के मुताबिक कोई स्पेसिफिक वर्ब यूज़ होगा और उस स्पेसिफिक वर्ब को हम कहेंगे कि ये इसका कंडीशनल वर्ब है। यानी इसका मतलब है ये इस कंडीशन के लिए ख़ास तौर पे ये वर्ब आपने यूज़ करना है। और आपको पता है कि टेंस नाम किस चीज़ का, हमने क्या पढ़ा, वर्ब का नाम है, ठीक है। द यूजेज ऑफ वर्ब इन इंग्लिश इज़ नोन एज टेंस। सो जब हम उस कंडीशनल वर्ब को भी यूज़ करेंगे तो वो कंडीशनल वर्ब 12 के 12 टेंसेस में भी आ सकता है। कभी कभी वो 12 के 12 टेंसेस में नहीं आता, मखसूस टेंसेस में आता है। वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। सो याद रखें, आज से जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो होंगे अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेस। इनको हम मिसलेनियस सेंटेंसेस भी कह सकते हैं, एडवांस्ड यूजेज ऑफ टेंसेस भी आप कह सकते हैं, एडवांस्ड यूजेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी आप कह सकते हैं। जो मैंने प्रॉमिस किया था कि एडवांस्ड यूजेज आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब आपकी बेस ठीक होगी, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए, आपने टेंसेस पढ़ लिए, अब वक्त आ गया कि आप इससे एडवांस चीज़ें, और इससे ज़्यादा डिटेल यूजेज चीज़ों का, कई नई चीज़ों का आएगा आगे कॉमन एरर्स में। इससे बाद ये यानी कंडीशनल सेंटेंसेस के बाद मेरा जो अगला टॉपिक होगा वो कॉमन एरर्स होगा। सो हाउ टू लर्न कंडीशनल सेंटेंसेस में आज हम कंडीशंस शुरू करेंगे। सो इसमें आपने 2 चीज़ें याद रखनी है। पहली कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं, तो आपको बता दिया कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जो ख़ास कंडीशन में यूज़ होते हैं, ख़ास सूरत में यूज़ होते हैं, बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज इन उर्दू, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ ये उर्दू में ऐसे यूज़ होते हैं, नो, इन इंग्लिश एज वेल। यू हैव टू चेंज either the structure of the sentence, either you have to use a special verb, जिसको मैंने क्या कहा, कंडीशनल वर्ब। हम उसको एक कंडीशनल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब ये जो अंदाज़ हैं
ये वो अंदाज है, हम ये नहीं कह सकते कि ये ज़िंदगी में यूज़, ये आम ज़िंदगी में यूज़ होते हैं लेकिन ये कम यूज़ होते आम हैं लेकिन मिकदार, मतलब मैं अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का फ़िक्रा रोज़ बोलता हूँ तो ये फ़िक्रे उसके अंदर आएंगे लेकिन कम आएंगे ज़रूर, लेकिन जब आएंगे तो हमें कंफ्यूज कर देंगे। ठीक, तो सबसे पहली हम कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन का नाम है काम करने का आदी होना। ठीक, अब देखो बच्चों, एक लफ्ज़ है आदी होना। आदत को बयान करने के हम कई अंदाज हैं। जैसे मैं कई दफ़ा फ़िक्र हम बोलते हैं आदत को बयान करने के लिए वो ये काम करता है। अब देखो ना, अगर मैं कहता हूँ ये काम करता है तो ये बच्चों सिंपल का फ़िक्रा है। ये सिंपल, प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं अंग्रेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी। तो वो काम करता है, अब वो काम ये करता, वो झूठ बोलता है, ये भी तो उसकी आदत है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें मैं फ़िक्रे को इस अंदाज में बोल दूँ कि वो झूठ बोलने का आदी है। अब देखो ना, वो झूठ बोलता है, ये एक अंदाज़ है बोलने का, दिस इज सिंपल वे ऑफ सेइंग इट, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन अगर मैं इसी फिक्रे को इस तरह कह दूं, वो झूठ बोलने का आदी है, अब इसका मैं लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए मुझे एक ख़ास अंदाज़ अपनाना पड़ेगा और उस ख़ास अंदाज का नाम है कंडीशनल वर्ब। तो इसका कंडीशनल वर्ब क्या होता है कि चाहे फ़िक्रा प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, हम सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, इज़, एम, आर, ये इसका कंडीशनल वर्ब है। पास्ट में क्या लगाएंगे, वॉज, वर। फ्यूचर में क्या लगाएंगे, शैल, विल, बी। क्या लगाएंगे, शैल, विल, बी, और उसके बाद लगेगा यूज्ड टू। अब यूज्ड टू सब में लगेगा। इसका मुतबादिल भी एक बताता हूँ आपको, पहले आप ये सीखें, यूज्ड टू, उसके बाद यूज्ड टू। और अक्सर देखना जब हम यूज टू कहते हैं, हमने कहा टू के बाद हमेशा वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म लगती है, इधर नहीं, ये कंडीशनल सेंटेंस है, इधर है VING यानी वर्ब की ING फॉर्म। तो इसका कंडीशनल वर्ब पूरा क्या हो गया, इज एम आर यूज्ड टू ING, इज एम आर यूज्ड टू ING, वॉज वर यूज्ड टू ING, शैल विल बी यूज्ड टू ING। ठीक, अब ये जो यूज टू है, अगर हम इसको लफ्ज़ी तर्जुमा भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वो उसके लिए फिर हमें एक फ्रेज़ यूज़ करना पड़ता है, इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ। मैं मिसाल दे के आपको समझाता हूँ। मसलन मिसाल के तौर पे, वो बचपन में भी झूठ बोलने का आदी था। वो बचपन में भी आदी था, यानी इसका मतलब झूठ बोलना उसकी अभी की आदत नहीं है, जब वो छोटा था तब भी झूठ बोलता था। वो बचपन में भी झूठ बोलने का आदी था, तो हम उसका तर्जुमा क्या करेंगे, अब ये सेंस देखे क्या लगेंगे, आदी था, पास्ट, सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, ही। अब लिंकिंग कंडीशनल वर्ब क्या आ जाएगा, वॉज, ही वॉज। और वॉज का पूरा, फिर हर कंडीशनल वर्ब का अपना पूरा एक फार्मूला होगा, वॉज, और उसके बाद क्या लगेगा, यूज्ड टू, और उसके बाद वर्ब की ING। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज यूज्ड टू टेलिंग, नॉट टेल, ही वॉज यूज्ड टू टेलिंग अ लाई। ठीक है, कब, बचपन में भी, इवन इन हिज चाइल्डहुड। ठीक, अब मैं इस फिक्रे को अगर मुतबादिल अंदाज में बोलना चाहूँ तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, ही वॉज इन द हैबिट ऑफ, यूज टू ना लगाना चाहूँ, इन दी हैबिट ऑफ, यूज्ड टू का मुतबादिल है इन दी हैबिट ऑफ, क्योंकि हैबिट बता रहे हैं, आदत, नाम ही ये आदी होना, इन दी हैबिट ऑफ, और फिर ING उसी तरह लगेगा। तो हम अगर कहते हैं ही वॉज यूज्ड टू टेलिंग अ लाई इवन इन हिज चाइल्डहुड, तो हम इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, ही वॉज इन दी हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई इवन इन हिज चाइल्डहुड। एक और मिसाल हम देखते हैं, वो बिला वजह दूसरों को तंग करने का आदी है, प्रेजेंट आदी है, तो कंडीशनल वर्ब क्या लगेगा, इज एम आर, और पूरा फार्मूला क्या लगेगा, इज एम आर प्लस यूज्ड टू प्लस ING। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ही इज यूज्ड टू डिस्टर्बिंग, तंग करना, डिस्टर्ब करना, या टीज करना भी होता है, हम टीज करना भी लगा सकते हैं, ही वॉज यूज्ड टू डिस्टर्बिंग या टीजिंग अदर्स, दूसरों को तंग करने का आदी था। कई एक तंग करना होता है, वैसे छेड़ना, वो डिस्टर्ब करना होता है। मैं काम कर रहा हूँ, मुझे आप आके बोल रहे हैं बीच में, यार मैं तंग ना करो, ये डिस्टर्ब करना होता है। एक तंग करना होता है किसी को चढ़ाना, वो टीज़ करना होता है, ये थोड़ा सा फ़र्क है। तो चढ़ाएं कोई को आके आपको चढ़ा रहा है तो हम कहेंगे टीज़ कर रहा है।
अगर वैसे आप पढ़ रहे हैं, बहन भाई बड़ा भाई पढ़ रहा है, छोटी बहन आगे बोलना शुरू कर देती है या कुछ खेलना शुरू कर देती है, तो कहेगा यार मुझे डिस्टर्ब ना करो, तो वो डिस्टर्ब करना है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ही इज़ यूज टू डिस्टर्बिंग अदर्स। अब अगर वो तंग करना चिढ़ाने की सेंस में है तो हम टीजिंग भी लगा सकते हैं। ही इज़ यूज टू टीजिंग अदर्स फॉर नथिंग। फॉर नथिंग का मतलब है बिला वजह, ठीक है। अब फॉर नथिंग की जगह भी हम लिख सकते हैं लंबा, विदाउट एनी रीज़न, ठीक है, यानी बगैर किसी वजह के, विदाउट एनी रीज़न या फॉर नथिंग, यानी वो बिला वजह दूसरों को तंग करने का आदी है। तो ये है बच्चों कंडीशनल नंबर 1 कि अगर फ़िक्रे में, फिर सुन लें, उर्दू में फ़िक्रे क्योंकि ये ट्रांसलेशन में यूज़ होने, आदि का लफ्ज़ आ जाए। मैंने पहले कहा आदत के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें आदि का लफ्ज़ नहीं होता। वो फ़िक्रा बोला जाता है, मैं खत लिखता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, वो रिश्वत लेता है। अब ये सारी हमारी हैबिट्स हैं, लेकिन हैबिट्स जो है उनको, मतलब मैं कहता हूँ वो रोज़ सुबह लेट उठता ही उसकी हैबिट है, लेकिन इसमें आदि का लफ्ज़ नहीं लगा। लेकिन मैं कहूँ वो लेट उठने का आदि है, अब फ़िक्रा बदल गया, फिर ये कंडीशन जो है वो इस्तेमाल हो। सो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन बच्चों। उसके बाद आ गई दूसरी, काम ज़रूर करना। ज़रूर करना ये भी हम आम तौर पे इंडेफिनिट फ़िक्रों में इस्तेमाल करते हैं। मसला देखो ना, मैं कहता हूँ वो हाथ लिखता है, वो ज़रूर हाथ लिखता है। अब अक्सर हम कहते हैं वो हाथ लिखता है, ही राइट्स ए लेटर, लेकिन मैं कहता हूँ वो ज़रूर हाथ लिखता है। तो अब ज़रूर की सेंस में इंडेफिनिट फ़िक्रों में अगर ज़रूर आ जाए, इंडेफिनिट फ़िक्रों में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर ज़रूर आ जाए तो कंडीशनल वर्ब क्या लगेगा, डू या डज। ये इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इसका कंडीशनल वर्ब है, इस कंडीशन के लिए लगा है, तो इसका कंडीशनल वर्ब क्या होगा, डू या डज। यानी सब्जेक्ट के बाद लगेगा डू डज और उसके बाद वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म। आपको होता है जब डू डज लग जाए तो उसके बाद इन्फिनेटिव फॉर्म लगती है, चाहे पर्सन कोई भी हो, और डज तब लगता है जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। ये सब कुछ आप बेसिक टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ चुके हुए, ठीक। तो प्रेजेंट में हम लगाएंगे डू डज, पास्ट में हम क्या लगाएंगे, डिड। फ्यूचर केस चारों के चारों टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सब में अगर ज़रूर का लफ्ज़ आ जाए तो हम शेल को विल में या विल को शेल में तब्दील कर लेते हैं। इसका मतलब है फ्यूचर में ये चारों टेंसों में अप्लाई होगा, लेकिन प्रेजेंट में ये वाला फार्मूला, ये वाली कंडीशन, ये सिर्फ कहाँ इस्तेमाल होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। यानी मीन्स वहाँ आप इसका लफ्ज़ ज़रूर का लफ्ज़ी तर्जमा नहीं करेंगे, ज़रूर का लफ्ज़ी तर्जमा है डेफिनेटली, लेकिन आप वो नहीं लगाएंगे, आप डू या डज लगाएंगे, डिड लगाएंगे। हाँ, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ज़रूर आ जाए, प्रेजेंट परफेक्ट में ज़रूर आ जाए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ज़रूर, फिर वहाँ नहीं कर सकते, फिर आपको वहाँ डेफिनेटली ही लगाना पड़ेगा। इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाए तो आपको डू डज नहीं लगा सकते, आपको डेफिनेटली लगाना पड़ेगा। लेकिन फ्यूचर के चारों टेंसों में आप शेल को विल में और विल को शेल में तब्दील कर सकते हैं। किस सेंस में, ज़रूर की सेंस में। तो ज़रूर का रूल क्या हो गया कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ज़रूर का लफ्ज़ आ जाए तो हम सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म लगेगी। पास्ट में डिड आ जाएगा और वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म लगेगी। फिर इन चीज़ों को एग्जाम्पल के ज़रिए हम देखते हैं। वो ज़रूर झूठ बोलता है, वो ज़रूर झूठ बोलता है, देखना वो झूठ बोलता है, ही टेल्स अ लाई, वो ज़रूर झूठ बोलता है। तो इसको हम फिर दो तर्जमे कर सकते हैं। अगर हम लफ्ज़ी तर्जमा करें तो हम क्या कहेंगे, ही डेफिनेटली टेल्स अ लाई, ही डेफिनेटली टेल्स अ लाई, या ही डज टेल अ लाई। कंडीशन क्या है, ही डज। अब डज क्या मतलब यहाँ क्या होगा, इज डज ए हेल्पिंग वर्ब, नो। एक डज जो है आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा कि जब हम सवालिया करें या नेगेटिव करें तो हम डू नॉट, डज नॉट लगाते हैं। वो डज इज़ अ हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी है, ये कंडीशनल वर्ब है। क्या है, कंडीशनल वर्ब है, ये इस कंडीशन के लिए इस्तेमाल हुआ है। इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है। यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन अ हेल्पिंग वर्ब और एन ऑक्सिलरी एंड यू कैन से अ कंडीशनल वर्ब। सो डू डज हेयर इज ए कंडीशनल वर्ब, ठीक। सो हम कहेंगे अनवर ज़रूर अपने दोस्त को धोखा देता था। अब अनवर ज़रूर अपने या यकीनन अपने दोस्त को धोखा देता था, तो हम क्या कहेंगे, अनवर डिड डिसीव हिज फ्रेंड। फिर अगर डिड नहीं लगाते, लफ्जी तर्जुमा करना है, तो हम कहेंगे अनवर डेफिनेटली डिसीव्ड हिज फ्रेंड। तो हमने कहा डिड, लेकिन डिड लगाया है तो इन्फिनेटिव फॉर्म लगेगी। लेकिन अगर डिड नहीं लगाते, डेफिनेटली लगाते हैं, फिर सेकंड फॉर्म लगेगी। देखो ना, अनवर डिड
डिसीव हिज फ्रेंड। तो डिड इसका क्या आ गया? कंडीशनल वर्ब। और अनवर डेफिनेटली डिसीव्ड हिज फ्रेंड या अनवर डिसीव्ड हिज फ्रेंड, डेफिनेटली बाद में भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक्सटेंशन जो हैं वो बाद में भी आती बाद में है, लेकिन ये ऐसी एक्सटेंशन है जो साथ भी आ सकती है। इसको वो ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, इन्हीं कंडीशंस में आगे चल के बताऊंगा, ये उनको क्वालिफाई करता है, जो किसी को क्वालिफाई करता है वो आगे चल के आपको बताता हूँ। वो ज़रूर अपने भाई की हमायत करेगा, वो ज़रूर अपने भाई की हमायत करेगा। अब देखो ना, करेगा, कर रहा होगा, कर चुका होगा, ठीक है, करता रहा होगा, ये किसी भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किसी में भी आ जाए, शेल को विल में, विल को शेल में तब्दील कर देंगे। इसका मतलब फ्यूचर में ये सारों पे अप्लाई होगा। तो वो ज़रूर अपने भाई की हमायत करेगा। फिर हम इसका तर्जुमा करेंगे ही शेल। वैसे ही के साथ क्या लगता है? विल। यहाँ क्या लगेगा? शेल। ही शेल फेवर हिज ब्रदर, ही शेल फेवर हिज ब्रदर, कि वो ज़रूर अपने भाई की हमायत करेगा। ही शेल फेवर हिज ब्रदर, ठीक। तो अगर मैं फिर वो लफ्ज़ी तर्जुमा करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? ही विल डेफिनेटली फेवर हिज ब्रदर, या ही विल फेवर हिज ब्रदर डेफिनेटली, दोनों अंदाज में लिख सकते हैं। सो बच्चों, इंग्लिश में देखो ना, एक ही फिक्रे को हम 2-3 अंदाज में लिख सकते हैं। सो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन थी। ये थी अब कंडीशन नंबर 2। अब आ जाते हैं कंडीशन नंबर 3 पे। कंडीशन नंबर 3 है काम किया करना। अब ये एक फिर अंदाज है बोलने का। मिसाल के तौर पे काम किया करना। अब ये देखो ना, ये काम किया करना, फिक्रा आ जाए, वो हाथ लिखता है, ही राइट्स ए लेटर, वो हाथ लिखा करता है, वो हाथ लिखा करता है। हमारी कई, मैं पाकिस्तानी ग्रामर्स देख रहा था बच्चों की जो छोटे क्लासेस के लिए होती हैं वो, और कुछ पाकिस्तानी ग्रामर्स में किया करना जब आ जाए ना तो यूज टू लगा देते हैं। याद रखो बच्चों, प्रेजेंट में और फ्यूचर में अगर काम का आदतन करना, बोलने में, ये सारी ट्रांसलेशन के रूल्स हैं, क्योंकि बोलने में ऐसे आना है, फिर हमें ट्रांसलेट ऐसा करना पड़ेगा कि उर्दू में अगर काम का आदतन करना किया करना में तब्दील हो जाए, यानी बोलने का अंदाज ये हो जाए किया करना, तो प्रेजेंट और फ्यूचर के टेंस पर इसका कोई असर नहीं होता। यानी प्रेजेंट में अगर आ जाए वो हाथ लिखता है, तो हम कहेंगे ही राइट्स ए लेटर, वो हाथ लिखा करता है, हम फिर कहेंगे ही राइट्स ए लेटर। कई किताबें हमारी लिखती हैं यूज टू लगा देती है, गलत, कोई यूज टू का इस्तेमाल नहीं है, ना प्रेजेंट में ना फ्यूचर में, सिर्फ कहाँ है? पास्ट में। अगर पास्ट में काम का आदतन करना किया करना में तब्दील हो जाए, आदतन करना किया करना में तब्दील हो जाए, तो हम सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू, और ये इसका कंडीशनल वर्ब हो गया। यूज्ड को सेकंड फॉर्म है, यूज्ड टू, और उसके बाद वर्ब की इन्फिनेटिव। अब देखो पीछे फर्स्ट कंडीशन में हमने यूज टू लगाया, साथ आईएनजी लगाया, वो आईएनजी यूज टू की वजह से नहीं था लगा, वहाँ यूज टू एक लफ्ज़ था जिसका मतलब था आदी होना। यहाँ आदी होना लफ्ज़ नहीं है, यहाँ किया करना, ठीक है। तो यहाँ यूज टू इज द कंडीशनल वर्ब, वहाँ कंडीशनल वर्ब यूज टू नहीं था, इज एम और कंडीशनल वर्ब था, वॉज वर्ब कंडीशन। ये फ़र्क आपने याद रखना है। तो पास्ट में अगर काम का आदतन करना, देखो अंग्रेज़ों के नज़दीक कोई तर्जमे नहीं है, ये चीज़ें चूँकि हम कॉन्टिनेंटल लोग जो कि L1 को L2 में ट्रांसलेट करते हैं, मैंने शुरू के लेक्चर्स में आपको बताया था, पहले दूसरे लेक्चर में, कि हम L1 के बगैर नहीं रह सकते। L1 हमारी रग रग में घुस गई हुई है, तो जब L1 को L2 में कन्वर्ट करते हैं तो ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो पेश आती हैं, ठीक। तो इसमें पास्ट में अगर हो जाएगा तो सब्जेक्ट के बाद यूज टू लग जाएगा और उसके बाद वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म। मिसाल आप उसकी देखें, तीनों मिसालें मैं देता हूँ। वो हाथ लिखा करता है, वो हाथ लिखा करता है, वो हाथ लिखता है, ही राइट्स ए लेटर, वो हाथ लिखा करता है, ही राइट्स ए लेटर, कोई फ़र्क नहीं आया। वो हाथ लिखता है, ही राइट्स ए लेटर, वो हाथ लिखा करता है, ही राइट्स ए लेटर। वो हाथ लिखा करेगा, फिर फ्यूचर, वो हाथ लिखा करेगा, वो हाथ लिखेगा, he will write a letter, वो हाथ लिखा करेगा, he will write a letter, no change। लिखेगा या लिखा करेगा, no difference। ये डिफरेंस हमारी कुछ पाकिस्तानी ग्रामर करती हैं, गलत करती हैं, बिल्कुल गलत है वो, ठीक। और उसके बाद पास्ट में डेफिनेटली वो हाथ लिखा करता, वो हाथ लिखता था, he wrote a letter, वो हाथ लिखा करता था, he used to
राइट अ लेटर, यूज्ड टू और उसके बाद वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म। ये गलती नहीं करनी कि यूज्ड टू भी लगा दें और रोट लगा दें उधर। देखो ना, वो हाथ लिखता था, ही रोट अ लेटर, वो हाथ लिखा करता था, ही यूज्ड टू राइट अ लेटर। ठीक है, हम सुबह क्रिकेट खेला करते थे, वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, वो लेट स्कूल जाया करता था, ही यूज्ड टू गो टू स्कूल लेट। सो यूज्ड टू का लफ्ज़ हम पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ इस्तेमाल करेंगे और किसी सूरत में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक बच्चों, उसके बाद आगे बच्चों कंडीशन नंबर 4। कंडीशन नंबर 4 का नाम है काम करते रहना। इसको हम कहेंगे आदत की ज़्यादती, करते रहना। वो ये काम, देखना मैं कहता हूँ वो ये काम करता है, ये भी सारे करने की शाखें आगे। वो काम करता है, ठीक है, वो ये काम, वो हाथ लिखता है, ही राइट्स लेटर। वो झूठ बोलता है, ही टेल्स अ लाई। वो रोता है, ही क्राइज। लेकिन मैं कहूँ वो रोता रहता है, तो ये आदत की ज़्यादती, मतलब एक काम जो आप बहुत ज़्यादा करते हैं, वो झूठ बोलता रहता है, इसका मतलब सारा दिन ही बोलता रहता है। तो जब ऐसे फिक्रे आ जाएं कि जिसमें आदत की ज़्यादती जाहिर की जाए, अगर ये इनका कंडीशनल वर्ब क्या होगा, फिर कंडीशन है। मतलब मैं कहता हूँ वो रोता है, वो रोता रहता है, वो रोता था, वो रोता रहता था, वो झूठ बोलता था, वो झूठ बोलता रहता था। अब रहता था लफ्ज़ बीच में आ गया, हमने ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो हम इंग्लिश में सेंस क्या लगाएंगे, इसका कंडीशनल वर्ब क्या होगा, कीप ऑन। इसका कंडीशनल वर्ब क्या है, कीप ऑन। फ्रेज है पूरा, कीप ऑन, ये दिस इज इट्स कंडीशनल वर्ब। और ये टेंस में इस्तेमाल होगा, प्रेजेंट में भी कीप ऑन। देखो ना, फर्स्ट फॉर्म है तो कीप ऑन, पास्ट में केप्ट ऑन, फ्यूचर में फिर शैल विल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है तो कीप ऑन। कीप ऑन के बाद कीप ऑन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये पूरा फ्रेज है, कीप ऑन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। हम देखो ना, जब वर्ब साथ हो तो ये वर्बल फ्रेजेस है, तो ये इसका कंडीशनल वर्ब, हम इसको वर्बल फ्रेज नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कंडीशनल वर्ब। सो कीप ऑन प्लस वी आईएनजी। बाकी ऑब्जेक्ट उसी तरह लगेगा, सब्जेक्ट, बाकी कोई चेंज नहीं आएगी। मसलन मिसाल के तौर पर फार्मूला क्या बन गया, सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट में कीप ऑन, पास्ट में केप्ट ऑन, फ्यूचर में शैल विल के साथ कीप ऑन, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सब आईएनजी, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, आईएनजी। हालांकि देखो ना, ये आदत के लिए, लेकिन आईएनजी लगेगा। ठीक है, सो मिसाल के तौर पे वो झूठ बोलता रहता है, तो वो झूठ बोलता रहता है, तो वो झूठ बोलता है, ही टेल्स अ लाई। झूठ बोलता रहता है, इसका मतलब आदत की ज्यादती, सारा दिन ही बोलता रहता है, तो हम क्या कहेंगे, ही कीप्स ऑन टेलिंग अ लाई। ही कीप्स ऑन टेलिंग अ लाई। वो सारा दिन रोता रहा, सारा दिन रोता रहा। वो रोता रहा, ही क्राइड, वो सारा दिन रोता रहा। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ही केप्ट ऑन क्राइंग द होल डे। ही केप्ट ऑन, इसका मतलब एक मिनट के लिए नहीं चुप किया, रोते ही रहा, रोते ही रहा, रोते ही रहा। ही केप्ट ऑन क्राइंग द होल डे। तो आसान कंडीशन है, फिर सुन लें कि अगर हम किसी आदत की, इसी तरह मैं कहूँगा वो ये काम करता रहेगा, तो ही विल कीप ऑन। ठीक है, वो झूठ बोलता रहेगा, यानी इसका मतलब झूठ बोलेगा, ही विल टेल अ लाई, वो झूठ बोलता रहेगा, ही विल कीप ऑन टेलिंग अ लाई, यानी बाज नहीं आना उसने, क्योंकि ये आदत की ज़्यादती को जाहिर कर रहा है। किसको जाहिर कर रहा है, आदत की ज़्यादती को जाहिर कर रहा है। उसके बाद बच्चों आ जाते हैं कंडीशन नंबर 5 पे। कंडीशन नंबर 5 है काम करते जा रहा होना। अच्छा, एक चीज़ इसमें आपने याद रखनी है, इन कंडीशंस को, चूँकि इनके साथ साथ कोई एक्सरसाइज नहीं होनी, इनकी आपने, क्योंकि ये कंडीशंस हैं, इनको याद करना, खुद इनको आपने बार बार रिवाइंड कर करके। कई दफ़ा मुझे स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि सर वो आपका जो पॉइंट नंबर 6 थी उसकी समझ नहीं आई, तो मैं उनको कहता हूँ फिर मैसेज में कि आप इसको दोबारा देखें, फिर भी नहीं समझ आती तो मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको व्हाट्सएप में ऑडियो करके मैसेज में आपको समझाऊंगा कि इसका आंसर क्या है। और अक्सर बच्चे पूछते हैं, बट ज़्यादातर टीचर्स पूछते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है जब टीचर्स पूछते हैं, तो आई रियली फील वेरी गुड, क्योंकि वन टीचर मीन्स अ पर्सन हु इज़ गोइंग टू टीच सो मेनी अदर पीपल। सो मेरे लिए ये बड़ा ऑनर होती है कि मैंने टीचर आस्क मी कि सर इसमें ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं। ठीक, सो अगली कंडीशन है कंडीशन नंबर 5, काम करते जा रहा होना। अब देखो, वो थी आदत, काम करते रहना, करते जा रहा होना, करते जा रहा होना, इसका मतलब एक काम जारी है, जारी रहने की ज्यादती। देखो ना, मिसाल, वो रो रहा है, वो रो रहा है, ही इज क्राइंग, कॉन्टिन्यूस, जारी। वो रो रहा है, वो झूठ बोल रहा है, ही इज टेलिंग अ लाई, लेकिन वो झूठ बोलता जा रहा है।
थोड़ा सा फ़िक्रा बदल गया, अंदाज बदल गया। वो रोता जा रहा है, मतलब काम जारी है, जारी की ज़्यादती, वो आदत की ज़्यादती थी, ये जारी की ज़्यादती है। इसमें हम फिर कंडीशनल वर्ब लगाते हैं। ये चूँकि कॉन्टिन्यूस का फिक्र है, इसमें इज़ एम आर उसी तरह आएगा, वॉज वर उसी तरह आएगा, शेल विल बी उसी तरह आएगा। इसमें कंडीशनल वर्ब लगेगा फिर गोइंग ऑन, क्योंकि कॉन्टिन्यूस क्या है ना, तो कॉन्टिन्यूस में इज़ एम आर वॉज वर शेल विल बी उसी तरह आएंगे। जहाँ वर्ब लगना है वहाँ कंडीशनल वर्ब आ जाएगा, और यहाँ कंडीशनल वर्ब आएगा गोइंग ऑन। क्या आएगा? गोइंग ऑन। कीप ऑन नहीं आएगा, इधर केप्ट ऑन नहीं आएगा, गोइंग ऑन, और उसके बाद आईएनजी। गोइंग ऑन के बाद भी आईएनजी फॉर्म आएगी, तो इसका कंडीशनल वर्ब क्या हुआ? गोइंग ऑन। ठीक है, बाकी क्योंकि कॉन्टिन्यूस के लिए इस्तेमाल होगा तो फार्मूला कॉन्टिन्यूस का लगेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, पास्ट में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस शेल विल बी प्लस गोइंग ऑन। ठीक है, मिसाल इसकी मैं आपके सामने करता हूँ। वो झूठ बोलता जा रहा है, वो झूठ बोलता है, वो झूठ बोल रहा है, ही इज टेलिंग अ लाई। वो झूठ बोलता जा रहा है, ही इज गोइंग ऑन टेलिंग अ लाई। ही इज गोइंग, स्ट्रेस आ गया ना, जोर आ गया, ही इज गोइंग ऑन टेलिंग अ लाई। वो झूठ बोलता जा रहा है। ठीक, वो पतंगे उड़ाता जा रहा था, वो पतंगे उड़ाता नहीं, रुक ही नहीं रहा था। एक पतंग उड़ाता था, फिर दूसरी के बाद तीसरी के बाद चौथी, यानी बाज आ ही नहीं रहा था। वो पतंगे उड़ाता जा रहा था, वो पतंगे उड़ा रहा था, ही वॉज फ्लाइंग काइट्स। वो पतंगे उड़ाता जा रहा था, ही वॉज गोइंग ऑन फ्लाइंग काइट्स। ठीक, सो ये हर कंडीशन में बच्चों आप चीज़ जो नोट कर रहे हैं वो ये है कि एक अंदाज है बोलने का, कंडीशन का, और इसलिए हम इसको एडवांस यूजेज कहते हैं कि ये इसका एडवांस यूजेज है। ठीक, उसके बाद आगे बच्चों हम कंडीशन नंबर 6 पे। ठीक है, कंडीशन नंबर 6 जो है ये शो करती है कि कोई काम करने लगा है या वाला है, लगा था, वाला था, लगा होगा, वाला होगा, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो ये काम करने लगा। देखो ना, लगा है, मैं ये गिलास उठाने लगा हूँ, अभी मैंने उठाया नहीं, पकड़ने लगा हूँ। आप कहेंगे गिलास उठाने लगा, मैंने गिलास उठा लिया है, लेकिन ये मैं गिलास उठाने लगा हूँ, यानी एक काम शुरू होने वाला है, अभी हुआ नहीं, यानी आपको उसके जेस्चर से लग रहा है। बस मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है उसने कागज़ पेंसिल रखा, कलम पकड़ी, तो आप कहेंगे वो लगता है कुछ लिखने लगा। अगर वो लिख रहा है, मैं फर्ज कर लिख रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे कि सर लिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं पेन पकड़ के अभी कागज़ रखा है और आप कहेंगे सर लिखने लगे हैं, तो काम करने लगा, इसका मतलब है एक काम शुरू होने लगा है उसके लिए। इसके लिए बच्चों जो कंडीशनल वर्ब यूज़ होता है, ये भी चूँकि एक ऐसा अमल है जो कि जब शुरू होना है तो फिर वो जारी हो जाना है, तो हम इसके लिए कॉन्टिन्यूस का ही फार्मूला यूज़ करते हैं। इज़ एम आर भी लगाएंगे, वॉज वर्ब भी लगाएंगे, लेकिन इसका जो कंडीशनल वर्ब है वो गोइंग ऑन नहीं होगा, इसका कंडीशनल वर्ब होगा गोइंग टू या अबाउट टू। गोइंग टू या अबाउट टू, और इसके बाद वर्ब की इन्फिनिटिव फॉर्म लगेगी। फिर सुन ले, कंडीशनल वर्ब इसका क्या है? फार्मूला कॉन्टिन्यूस वाला ही होता है, इज़ एम आर उसी तरह लगेगा, वॉज वर उसी तरह लगेगा, शेल विल बी उसी तरह लगेगा, लेकिन आगे गोइंग ऑन नहीं लगेगा। पिछले में गोइंग ऑन लगा था, इसमें लगेगा गोइंग टू, अबाउट टू, यानी होने लगा भी हुआ नहीं, लेकिन जो होने लगा है वंस इट विल स्टार्ट, फिर वो जारी अमल हो जाएगा। ठीक है ना, मसलन तो फार्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट में क्या लगेगा? इज़ एम आर, पास्ट में क्या लगेगा? वॉज वर, फ्यूचर में क्या लगेगा? शेल विल बी, प्लस गोइंग टू या अबाउट टू, यानी गोइंग टू या अबाउट टू दोनों हम इस्तेमाल कर सकते हैं, गोइंग टू या अबाउट टू, और उसके बाद वर्ब की इन्फिनिटिव फॉर्म। मिसाल के तौर पे वो दरिया में छलांग लगाने लगा है, या वो स्विमिंग पूल में छलांग लगाने लगा है। तो इसका मतलब कब हम ये जुमला कहेंगे? नेचुरली ये जुमला उस सूरत में बोला जाएगा जब हम देख रहे हैं किसी शख्स को कि वो दरिया के किनारे पे खड़ा है, उसने पोजीशन बना ली है, अभी छलांग लगाई नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि ये नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा। अब वो जो लगाएगा वो कॉन्टिन्यूस का अमल हो जाएगा, लेकिन हम कहेंगे वो छलांग लगाने, वो दरिया में छलांग लगाने लगा था, तो हम क्या कहेंगे? ही वॉज गोइंग टू, नॉट गोइंग ऑन, ही वॉज गोइंग टू जंप इन टू द रिवर। अब देखो ना, इसमें हमने लगाया इन टू द रिवर। इन टू का इस्तेमाल क्यों आया? ये नहीं कहा में इन नहीं लगाया। याद है प्रेपोजिशन में क्या पढ़ा था? जब कोई बाहर से अमल अंदर की तरफ हरकत करता हुआ है, तो ये छलांग जो लगनी है बाहर से अंदर लगनी है, तो हम
इनटू इस्तेमाल करेंगे। तो ही वॉज गोइंग टू जंप या अबाउट टू जंप, आप गोइंग टू भी लगा सकते हैं, अबाउट टू भी लगा सकते हैं, जंप इनटू द रिवर। ठीक, एक और मिसाल देख लेते हैं। वो शहर से भागने लगा था कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा, देखो ना, वो भागने लगा था कि पुलिस ने उसको पकड़ लिया। ठीक है ना, तो वो भागने लगा था, हम क्या कहेंगे, पहला हिस्सा जो है वो उस अंदाज में ही होगा, ही वॉज गोइंग टू रन अवे या अबाउट टू रन अवे फ्रॉम द सिटी, पहला पार्ट हो गया। दूसरा हिस्सा कि पुलिस ने उसको पकड़ लिया, पास्ट इंडेफिनिट, और एक्टिव का फिक्र है तो हम क्या कहेंगे, दैट फ्रॉम द सिटी, दैट द पुलिस कॉट या अरेस्टेड, पकड़ लिया, कॉट भी पढ़ाया हुआ है आपको, अरेस्टेड भी पढ़ा है, द पुलिस कॉट हिम और द पुलिस अरेस्टेड हिम। तो फिक्रा क्या बन गया, फिर सुन लें, ही वॉज गोइंग टू रन अवे फ्रॉम द सिटी या ही वॉज अबाउट टू रन अवे, निकलने वाला था, बस किसी तरीके से शहर छोड़ने वाला था, नाके तोड़ने लगा था कि पुलिस ने उसको पकड़ लिया, दैट द पुलिस कॉट हिम। ठीक, सो ये हो गई कंडीशन नंबर 6। अब आगे बच्चों कंडीशन नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, बहुत ध्यान से इसको सुनना है, समझना है। वही कंडीशन है, इसका नाम है काम करवाना। काम करवाना, जो मैंने स्टार्ट लेक्चर आज किया था, तो मैंने कहा था वो हाथ लिखता है और वो हाथ लिखवाता है, लिखवाना, करवाना। अब ये दो तरह के फिक्रे होते हैं बच्चों, एक होता है अपना काम दूसरों से करवाना। अब इससे मुराद क्या है, जब मैं कहता हूं अपना काम दूसरों से करवाना, इसका मतलब है या तो काम मेरा है तो मैं किसी से करवा रहा हूं, ठीक है, ये मेरा काम है जो मैं किसी से करवा रहा हूं, या मेरी चीज़ है जो मैं किसी से करवा रहा हूं। अच्छा, इसके लिए शर्त है, इस कंडीशन के लिए बड़ा ध्यान रखना है, या तो जिससे काम करवाया जा रहा है वो फिक्रे में शामिल ही ना हो, सिर्फ आप ये बोल रहे हैं मैं ये करवा रहा हूं, आप सिंपली कहते हैं, मैं देखो ना, मैं कहता हूँ मैं घर को रंग करवा रहा हूँ, अब किससे करवा रहा हूँ मैंने नहीं बोला, तब भी ये कंडीशन लगेगी। लेकिन अगर फ़र्ज़ करे किसी शख्स का जिक्र आ जाए तो ये पता ना चल सके, ध्यान सुने, ये पता ना चले कि ये इसका काम था भी कि नहीं। यानी एक देखो ना, मिसाल तौर पे मैं मोची से जूते पॉलिश करवाता हूँ, ठीक है, तो मोची का तो काम ही ये है, लेकिन अगर फ़िक्रा, तो वहाँ ये कंडीशन नहीं लगेगी। ये कंडीशन उस सूरत में लगेगी जब हम अपना काम का मतलब है अपनी चीज़, अपना काम, अपनी ड्यूटी भी हो सकती है, इट कैन बी योर ड्यूटी, इट कैन बी योर वर्क, इट कैन बी योर थिंग, जो हम किसी से करवा रहे हैं। मिसाल तौर पे मैं कहता हूँ मैं अपने दोस्त से ख़त लिखवाता हूँ, तो फ़िक्रा कहीं ये सेंस नहीं होता कि दोस्त ख़तात है जिसका काम है ख़त लिखना, इसका मतलब है कि इधर ये कंडीशन लगेगी। इस कंडीशन का कंडीशनल वर्ब या इसका कंडीशनल फार्मूला याद रखने के लिए आपने टर्म याद रखनी है GO3, GO3, G फॉर गेट, एंड गेट इज द कंडीशनल वर्ब। गेट के फौरन बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, जो काम होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये कंडीशनल वर्ब 12 के 12 टेंसेस में आ सकते हैं, हर फिक्रे में आ सकते हैं, हर फिक्रे में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। GO3 आपने याद, इसको शॉर्टकट तरीके से आपने याद रखना है, GO3। इसके लिए शर्त मैंने बता दी, या तो उसका जिक्र ही ना हो जिससे काम करवाया जा रहा है, या अगर जिक्र हो तो ये पता ना चले। देखो ना, मैं कहता मैं अनवर से कमरा पेंट करवा रहा हूँ, तो फिक्रा कहीं नहीं बता रहा कि अनवर पेंटर है, लेकिन अगर मैं कहूँ मैं अनवर पेंटर से करवा रहा हूँ तो फिर ये कंडीशन नहीं लगेगी, फिर GO3 नहीं लगेगी। GO3 दो सूरतों में लगती है, या जिससे काम करवाया जाए उसका जिक्र हो ही ना बीच में, दूसरा अगर उसका जिक्र हो तो ये पता ना चले कि ये इसकी ड्यूटी थी या नहीं थी। ठीक है, कंडीशनल वर्ब बता दिया आपका, गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, GO3, और ये 12 के 12 टेंसेस में आ सकता है। इसका मतलब जहाँ वर्ब होगा, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, तो गेट की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। पास्ट में सेकंड फॉर्म गेट गॉट बन जाएगा, ठीक है, और आगे ऑब्जेक्ट ओ उसी तरह रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म उसी तरह रहेगी। कॉन्टिन्यूस है तो गेट गेटिंग बन जाएगा, ठीक है, परफेक्ट है तो गॉट फिर गॉट बन जाएगा। सो ये 12 के 12 टेंसेस में आप इसको लिख के, एक ही फिक्रे को लिख के देखना, वो हाथ लिखवाता है, वो हाथ लिखवाता है, वो हाथ लिखवाता था, वो हाथ लिखवाएगा, वो हाथ लिखवा रहा है, वो हाथ लिखवा रहा था, वो 12 के 12 टेंसेस में एक ही फिक्रा बनाएं, सब पे ये अप्लाई होगा। सिर्फ क्या चेंज होगा, गेट चेंज होगा, ठीक है। और अगर हम इंग्लिश बुक्स में देखें बच्चों, तो गेट की जगह, फिर सुन लें,
गेट की जगह हैव भी लग सकता है। मसलन HO3 भी आप इसको कह सकते हैं। हैव पास्ट हो जाएगा तो हैड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर जहाँ गेट का गेट्स होता है तो हैव का हैज़ हो जाएगा, इसी तरह पास्ट है तो हैड हो जाएगा, ठीक है। तो आप हैव या हैड भी इस्तेमाल कर सकते हैं गेट का मुतबादल, ठीक है। मसलन तो फार्मूला क्या बना, गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड इट कैन बी यूज्ड इन ऑल 12 टेंसेस। हर 12 के फ़िक्रे बनाएं, 12 पे एक ही फ़िक्रे को 12 अंदाज में बोलें, तो ये 12 फ़िक्रों में इस्तेमाल हो सकता है अपना काम दूसरों से करवाना। तो कंडीशन क्या हुई, गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो 12 टेंसेस में मैंने कहा, और इसका कंडीशनल वर्ब क्या है, गेट, जो कि हर टेंस के मुताबिक जो है वो यूज़ होगा। मिसाल, अब मिसालों से अब ध्यान से सुने। मिसाल देखें, अख्तर जूते पॉलिश करवाता है। करवाता है पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट सॉरी, करवाता है। देखो ना, फिक्रा कहीं नहीं बता रहा कि ये पता चल गया कि जूते उसके पॉलिश करवाता है, किससे मेंशन नहीं है, ये कंडीशन लगेगी। अगर मेंशन होता है, वैसे मैं कहता हूँ असलम तारिक से जूते पॉलिश करवाता है, अब तारिक पॉलिश है, फिक्रा ना बता रहा, फिर भी यही कंडीशन लगेगी। तो जब कंडीशन ये लगेगी तो फिक्रा क्या होगा, अनवर अख्तर जूते पॉलिश करवाता है, तो हम कहेंगे अख्तर गेट्स, ठीक है, द शूज़, गेट, और उसके बाद क्या आना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, जूते, द शूज़, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म GO3, GO3, G फॉर गेट, O फॉर ऑब्जेक्ट, 3 फॉर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो अख्तर गेट्स द शूज़ पॉलिश्ड। हाँ, फिर मैंने कहा गेट की जगह आप हैज़ लगाना चाहें तो हैज़ लगा सकते हैं, हो जाएगा अख्तर हैज़ द शूज़ पॉलिश्ड, ठीक है। और ये हैज़ फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, कंडीशनल वर्ब होगा। क्या होगा, कंडीशनल वर्ब। तो इसका कंडीशनल फार्मूला पूरा देखो ना, कंडीशनल वर्ब अकेला नहीं आता, पूरा एक फार्मूला बन के आता है। GO3 पूरा फार्मूला है, ठीक है। ये पूरे का पूरा फार्मूला वर्ब की जगह फिट हो जाएगा, ठीक है। तो मसलन अनवर अपने घर को सफ़ेदी करवा रहा है, फिर देखें फिक्र वह सफ़ेदी करवा रहा है, किससे करवा रहा है, फिक्रे में मेंशन नहीं है, तो ये कंडीशन लगेगी। हम कहेंगे अनवर इज़ गेटिंग या हैविंग, अनवर इज़ गेटिंग या हैविंग। ऑब्जेक्ट क्या है, हिज हाउस, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगी, वाइट वॉश्ड। तो क्या होगा, अनवर इज़ गेटिंग हिज हाउस वाइट वॉश्ड, ठीक। मुनीर अपने भाई को इस्लामिया कॉलेज में दाखिल करवा चुका है, इस्लामिया कॉलेज में दाखिल करवा चुका है, ठीक है। अब देखो ना, दाखिल करवा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो 12 के 12 टेंसेस में निकाल सकता है। तो परफेक्ट का फार्मूला लगा देंगे, सब्जेक्ट क्या आएगा, मुनीर, परफेक्ट के लिए क्या लगना है, हैज़, मुनीर हैज़। अब जैसे ही वर्ब लगना है वहाँ GO3 लग जाए, हैज़ गॉट या हैज़ हैड। अब कई लोग समझते हैं कि हैज़ के साथ हैड लग जाए तो गलत होता है, बिल्कुल गलत नहीं होता। हैज़ हैड, हैड भी लग सकता है, हैव हैड भी लग सकता है, हैज़ हैड, हैव हैड, हैड हैड। अब इसका जो पहला हैज़ है या हैव है या हैड है वो हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा जो हैड आ रहा है वो कंडीशनल वर्ब, और वो किसका मुतबादल है, गेट का गॉट। सो बेहतर है कि गेट ही लगाना चाहिए, लेकिन मैंने इसलिए कहा कि इंग्लिश चूँकि बुक्स में है तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, मुनीर अपने भाई को इस्लामिया कॉलेज में दाखिल करवा चुका है, मुनीर हैज़ गॉट या हैज़ हैड हिज ब्रदर एडमिटेड। देखो ना, हैज़ ब्रदर, ऑब्जेक्ट आ गया, किसे दाखिल करवाया, ब्रदर को, ऑब्जेक्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एडमिटेड टू इस्लामिया कॉलेज। तो मुनीर हैज़ गॉट हिज ब्रदर एडमिटेड टू। सो ये है बच्चों कंडीशन GO3 कि अपना काम हम दूसरों से करवाएं, चीज़ हमारी हो, किसी से करवाएं, या उसका जिक्र ना हो, जैसे कि आपने फ़िक्रों में देखा किसी में जिक्र नहीं है, और अगर जिक्र हो तो ये पता ना चल सके कि ये इसका काम था या ना था, ठीक। इसी की दूसरी कंडीशन, वो भी करवाना है, वो है दूसरों का काम दूसरों से करवाना। वो चीज़ आपकी हो सकती है, काम आपका नहीं होगा। मतलब मिसाल तौर में जूती टूट गई है, मुरम्मत करवानी है, मैं नहीं कर सकता, किससे करवाऊंगा, मोची से। इसका मतलब है इसमें उसका होना, मोची का होना ज़रूरी है, जिससे काम करवाया जाए, जिससे काम करवाए। तो दूसरों का काम दूसरों से करवाना इसका नाम है, और इसका कंडीशनल फार्मूला याद रखना है MO1। MO वो था GO3, यह है MO1। M फॉर मेक, और कोई मुतबादल नहीं है इसका, इधर कोई हैज़ नहीं लगना, मेक,
ओ फॉर ऑब्जेक्ट, और यहाँ ऑब्जेक्ट से मुराद चीज़ नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्ट से मुराद है जिससे काम करवाया जा रहा है, जिससे काम कर, एम ओ और वन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा MO1, MO1 ये इसका कंडीशनल वर्ब है, 12 के 12 टेंसेस में फिर ये आ सकता है। कॉन्टिन्यूस में लगाएंगे तो मेक, मेकिंग बन जाएगा, ओ ही रहेगा, वन ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इसको याद रखने का आसान तरीका MO1, M फॉर मेक, O फॉर ऑब्जेक्ट, और यहाँ ऑब्जेक्ट से मुराद कोई चीज़ नहीं, ऑब्जेक्ट से मुराद वो शख्स जिससे काम करवाया जा रहा है और इस फिक्रे में उसका होना लाजम है। ठीक है, मसलन मैं मैकेनिक से गाड़ी मरम्मत करवा रहा हूँ, तो किससे गाड़ी मरम्मत करवा रहा हूँ? मैकेनिक से। मैकेनिक का काम ही क्या है? गाड़ी मरम्मत करना। तो इधर GO3 नहीं लगेगी, MO1। तो ये फ़र्क आपने याद रखना है। ये बच्चों उसमें भी आता है, कॉमन एरर्स में भी आता है। इसके बाद मैं जब कॉमन एरर्स पढ़ाऊँगा उसमें भी ये चीज़ जो है दोबारा रिपीट होगी। तो दूसरों का काम दूसरों से करवाना, ठीक है, तो इसमें या तो उसका वो प्रोफेशन है या उसकी ड्यूटी है, वट एवर इट। देखो ना, मैं कहता हूँ मैं असलम से ख़त लिखवाता हूँ, यहाँ कहीं नहीं पता चलता कि इट्स ड्यूटी ऑफ असलम, लेकिन मैं ख़त्तात से ख़त लिखवाता हूँ। ठीक है, मैं मोची से जूती मरम्मत करवाता हूँ, मैं पेंटर से रंग करवाता हूँ, मैं फलाने से, जिस शख्स से काम करवाया जा रहा है, मैकेनिक से गाड़ी ठीक करवाता हूँ, उनका काम है। ठीक है, तो कंडीशन लगेगी MO1, M फॉर मेक, O फॉर ऑब्जेक्ट, 1 फॉर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये कंडीशनल वर्ब है इसका मेक। ठीक, तो मेक इज़ द कंडीशनल वर्ब। और इसका मिसाल देखें, उस्ताद तालब इल्मों से मजमून लिखवाता है, उस्ताद तालब इल्मों से मजमून लिखवाता है। अब इसमें ज़रा ध्यान रखना, मैं एक और इसी में आपको एक चीज़ बताऊंगा। उस्ताद तालब इल्मों से मजमून लिखवाता है, ध्यान सुने, से, इसका मतलब क्या है? उस्ताद तालब इल्म को कहता है चलो भी सारे ये टॉपिक है माई हॉबी, इसके ऊपर मजमून लिखो। तो उस्ताद की ड्यूटी है लिखना? नहीं, उस्ताद किन से काम करवा रहा है? बच्चों से। काम किसका था? बच्चों का ही था। यानी उस्ताद जब बच्चों से काम देता है, टीचर जब बच्चों को काम देता है, तो वो काम करना किन की ड्यूटी होती है? टीचर की नहीं होती, बच्चों की होती है। तो कंडीशन लगेगी MO1। तो उस्ताद तालब इल्मों से मजमून लिखवाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या हो जाएगा? द टीचर, सब्जेक्ट क्या आएगा? टीचर। अब जैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, कंडीशन MO1 लग जानी है। मेक्स, द टीचर मेक्स, और मेक के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है? जिनसे काम करवाया जा रहा है, मेक्स द स्टूडेंट्स। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, देखो ना, GO3 में थर्ड फॉर्म और MO1 में फर्स्ट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? द टीचर मेक्स द स्टूडेंट्स राइट एन एसे, मजमून लिखवाता है। द टीचर मेक्स द स्टूडेंट्स राइट एन एसे, तो इसका मतलब उनको कहता है ऐसे लिखो। अब फर्ज करें, ध्यान से सुनना, ज़रा सा फ़र्क देखो, यूजेज ये दिस इज़ एडवांस यूजेज। फ़र्ज करें ये फ़िक्रा इस तरह हो जाए, उस्ताद तालब इल्मों को मजमून लिखवा, देखो ना, से और को एक लफ्ज़ सिर्फ चेंज हुआ है। जैसे मैंने कहा था ना, वो हाथ लिखता है, लिखवाता है में बदल जाए तो ज़मीन आसमान बदल गया। इसी तरह अगर मैं कहूँ उस्ताद तालब इल्मों को मजमून लिखवाता है, अब किसका क्या मतलब है? बच्चों क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब भी वही होगा? नहीं, इसका मतलब ये है कि ये उस्ताद की ड्यूटी है। जब वो को लिखवा रहा है, इसका मतलब वो बोल रहा है और वो लिख रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, देखो ना, जब मैं बच्चों को कहता हूँ अच्छा भी मैं बोल रहा हूँ आप लिखो, तो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, लेकिन आपसे लिखवा रहा हूँ का मतलब मैं बोल नहीं रहा, मैंने काम दे दिया, आप करो। वो है MO1। अगर मैं कहूँ उस्ताद तालब इल्मों को मजमून लिखवाता है, देखो गौर करें, इधर भी कहेंगे लिखता है नहीं, लिखवाता है, लेकिन यहाँ कोई कंडीशन नहीं लगनी। ध्यान से सुन ले, कोई कंडीशन लगनी, लफ्ज़ी तर्जुमा होना है। तो क्या हो जाएगा? द टीचर, अब लिखवाने की इंग्लिश क्या होती है बच्चों? डिक्टेट करवाना। जब टीचर बोले और स्टूडेंट लिखे, मैं बोल रहा हूँ, मैं कहूँ लिखते जाओ भाई, तो इट मीन्स आई एम डिक्टेटिंग यू। द टीचर डिक्टेट्स, अब इधर आम लफ्ज़ी तर्जुमा हो गया, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, सब्जेक्ट कौन आ गया? द टीचर, वर्ब क्या आ गया? डिक्टेट्स, ऑब्जेक्ट क्या आ गया? एन एसे, किसे लिखवाता है? टू द स्टूडेंट्स। द टीचर डिक्टेट्स एन एसे टू द स्टूडेंट। अब यहाँ पर भी करवाना ही बोला गया है, लेकिन ये लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ है, ये आम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदाज में हुआ है। इसका मतलब है, इसका ख्याल सिर्फ एक लफ्ज़ बदला है, से और को। उस्ताद तालब इल्मों से और उस्ताद तालब इल्मों को, कितना फ़र्क है? जब को होगा तो उस्ताद की ड्यूटी है, से होगा तो स्टूडेंट्स की ड्यूटी है। ठीक, एक और मिसाल देखते हैं। फैक्ट्रियों में बच्चों से बहुत काम करवाया जाता है। ये किन बच्चों से? जो बच्चे वहाँ जॉब करने आते हैं। तो नेचुरली जो जॉब करने आते हैं ड्यूटी उनकी है।
तो फैक्ट्रियों में बच्चों से बहुत काम करवाया जाता है, तो हम कहेंगे चिल्ड्रन करवाया जाता था, सॉरी पास्ट का फिक्र है, चिल्ड्रन वर मेड, देखो ना वर करवाया जाता था, वर वॉज वर में से वर, और फिर देखो ये फिक्रा, फैक्ट्रियों में बच्चों से बहुत काम करवाया जाता था। बच्चे खुद करते थे, कोई करवाता था, कोई करवाता, पैसिव की सेंस है, पैसिव की सेंस है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसको पैसिव के अंदाज में करेंगे, चिल्ड्रन और पास्ट टेंस। सो एक्टिव हो पैसिव हो ये 12 के 12 टेंसेस में आ सकता है, GO3 भी MO1 भी। और हमने क्या लिखा, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है, किन से काम करवाया जाता है, बच्चों से, चिल्ड्रन, बच्चे पहले आ गए, तो MO1 में से ओ पहले आ गया, ठीक है ना। तो चिल्ड्रन वॉज वर में से क्या आ गया, वॉज, उसके बाद मेड। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखनी है, फिर अगर पैसिव की सेंस आ जाए तो MO1, M का मतलब क्या है, मेक, O का मतलब है ऑब्जेक्ट, V1 का मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब जब पैसिव होगा तो वो ऑब्जेक्ट वो है जिससे काम करवाया जा रहा है, वो आ गया शुरू में, वो आ गया शुरू में, देखो ना बच्चों से काम करवाया जा रहा है, बच्चे आ गए शुरू में, तो वो बन गया M1। तो वो उसको M1 नहीं हमने रहने देना, उसमें हमने फिर अपनी तरफ से ऐड करना है 2, यानी M और उसके बाद 2 और उसके बाद वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म, ठीक है। ताकि इन्फिनेटिव फॉर्म के लिए वो 2 किसके लिए लगा है, वो ये अंदाज है इंग्लिश का ना, ये अंग्रेज़ों का, मेरा अंदाज नहीं है, ये अंग्रेज़ों का अंदाज है। तो क्या हो जाएगा, अब ये सिर्फ पैसिव के लिए 2 कब लगने, ओनली फॉर पैसिव सेंटेंस। तो चिल्ड्रन वर मेड, पास्ट में वर मेड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क इन फैक्ट्रीज, ठीक है। लेकिन अगर यही फिक्र होता, मालिक बच्चों से बहुत काम करवा रहा है, फैक्ट्री मालिक बच्चों से बहुत, मालिक मौजूद है, सब्जेक्ट कौन है, मालिक है, तो अब MO1 सिंपल लग जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, द एम्प्लॉयर इज मेकिंग, आप देखो ना, इज में करवा रहा है, इज में कॉन्टिन्यूस का फिक्र है, इज मेकिंग, ऑब्जेक्ट कौन हो गए, चिल्ड्रन, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत काम करवा रहा है, तो वो एक्टिव का फिक्र हो गया। ये पैसिव का फिक्र था, फैक्ट्रियों में बच्चों से बहुत काम करवाया जाता है, इसमें सब्जेक्ट कोई नहीं है, किस कौन करवा रहा है नहीं लिखा हुआ, जगह लिखी हुई है फैक्ट्रियों में। तो पैसिव का फिक्र है, किन से काम करवाया जा रहा है, बच्चों से। फिर ध्यान से सुने, पैसिव के फिक्रे में और एक्टिव, अगर यही हो कि अख्तर अपने, देखना मतलब अख्तर अपने मज़दूरों से बहुत काम करवाता है, अख्तर अपने मज़दूरों से, तो काम तो मज़दूरों नहीं करना ना, कंडीशन यही लगनी है, लेकिन ये एक्टिव का फिक्र है। लेकिन अगर ये फिक्र हो मज़दूरों से बहुत काम करवाया जाता है, तो काम तो फिर मज़दूरों ने करना है, लेकिन ये पैसिव का फिक्र है। सो एक्टिव और पैसिव का फार्मूला आपने चूँकि पीछे पढ़ ली हूँ मैं, वो आपको याद होने चाहिए, एक्टिव और पैसिव का फ़र्क भी याद होना चाहिए। तो ये फिक्र आ गया, चिल्ड्रन वर मेड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क इन फैक्ट्री, सॉरी मैनी नहीं, सो चिल्ड्रन वर मेड टू डू देखो ना, मेड, मेक की थर्ड फॉर्म मेड, टू, ये टू हमने पास से लगाया। सो एक्टिव में क्या होगा, मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पैसिव में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट बाहर आ जाएगा, मेक वहीं रहेगा, जहाँ वर्ब आना है वहाँ मेक आना है, और उसकी थर्ड फॉर्म मेड बन जानी है, और उसके बाद टू लग जाना है। ये टू सिर्फ और सिर्फ पैसा, और ये MO1 के लिए रूल है, GO3 के लिए ये रूल नहीं है, ठीक है, क्लियर। सो आज का लेक्चर बच्चों सिर्फ ये 7 कंडीशंस, ये इसी तरह चलती रहेंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, याद रखें। कंडीशंस का मतलब ये है कि एडवांस्ड यूजेज, कि फ़िक्रों में एक चीज़ का एडवांस यूजेज जो है वो हम कैसे देखते हैं, दिस इज़ दी एडवांस यूजेज, यानी जब फ़िक्रे डिफरेंट अंदाज में होते हैं थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। आपने 2 ही चीज़ें याद रखनी है, एक कंडीशन है क्या, किस सेंस में यूज़ हो रही है, और उसका कंडीशनल वर्ब क्या है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। जहाँ थोड़ा सा भी डाउट हो उसको रिवाइंड करके, यही वीडियो का फ़ायदा है, रिवाइंड करके देखें, आपकी स्क्रीन पे भी वो साथ साथ आ रहे होते हैं, उनको गौर से पढ़ें, नहीं पढ़ा जाता गौर से सुने, ठीक है। और फिर भी अगर डाउट हो तो यू हैव एवरी राइट कि मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। मुझे बहुत लोग करते हैं जो करते हैं, और वो मैं उनको फिर रिप्लाई करते हैं, या मैं कहता हूँ इसको दोबारा सुने, या फिर उनको मैं ऑडियो मैसेज करके बताता हूँ कि इसका मतलब ये है, ठीक है। सो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ये नई चीज़ें हैं, एडवांस चीज़ें हैं, इनको बार बार, और एक दफ़ा नहीं, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपको, इस तरह की जो वीडियोस होती हैं ये नायाब चीज़ें हैं, ये हर किताब आपको ना यूट्यूब पे इस तरह की यूजेज मिलेंगे,
ना आपको बुक्स में ये चीज़ें मिलेंगी, इसलिए इनको बार 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 एंड स्पेशली फॉर द टीचर्स आई रिक्वेस्ट यू कि इस तरह की फ़िक्रों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं। ठीक है, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।